जब हम बात करते हैं वॉर्स की, तो वॉर्स लड़ने के लिए और वॉर्स जीतने के लिए हर एक सेना के पास अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होने से मेरा मतलब है एक आर्मी पर्सनल को अपने मिलिट्री बेस, अपने टैंक्स, अपने हेलीकॉप्टर्स, इन सभी के साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। और अगर उसको ये सारी चीज़ें करनी है तो उसको अच्छे रडार्स, अच्छे सेंसर्स, अच्छे शूटर्स और कमांड सेंटर के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा। और यहीं पे हेल्प करती है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर यूज़ होते हैं। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बीईएल के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ फैक्टर्स, इनकम स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और एक डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्या इस स्टॉक में कोई शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। यही दो सवालों के जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं और ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीईएल के शेयर प्राइस को। शेयर प्राइस इज़ अराउंड 238 रुपीज़ राइट नाउ और मार्केट कैप है 58,000 करोड़ रुपीज़ का। तो एक लार्ज कैप स्टॉक है। जैसा मैंने आपको बोला, भारत में सिर्फ और सिर्फ 14 नवरत्न कंपनीज हैं और ये उनमें से एक है। अब अगर हम इस कंपनी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स। यहाँ पे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स खुद ही डेवलप करते हैं। इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और ये कंपनी अपने रेवेन्यू का 7.5% हिस्सा जो है वो खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन में। और ये इंडियन आर्मी को सबसे ज़्यादा सर्व करती है और इंडियन आर्मी के अलावा भी जो नॉन डिफेंस आइटम होते हैं वो भी बनाती है हमारी इंडिया के लिए। और ये कंपनी के प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स वेपन सिस्टम, रडार्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। हालांकि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको भारत सरकार की जो आर्मी है उसको बेचते हैं। अब दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डिफेंस इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो ये डिफेंस इंडस्ट्री ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले टाइप की कंपनीज होती हैं प्लेटफॉर्म या सोल्यूशन ओरिएंटेड। फिर आती हैं हमारी सब सिस्टम वाली कंपनीज जो कि इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको इंटीग्रेट करने पे ज़्यादा फोकस करती हैं। फिर आती हैं वो कंपनीज जो कि सब कंपोनेंट्स बनाती हैं, छोटे छोटे डिफेंस के पुर्जे बनाती है। तो ये कंपनी दोस्तों प्लेटफॉर्म सोल्यूशन फोकस्ड है और ये कंपनी इंटीग्रेशन में भी फोकस्ड है। तो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर ये कंपनी फॉल करती है इस डिफेंस की इंडस्ट्री में। अब आप इस चार्ट पे देख सकते हो कि जो भारत सरकार है उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है डिफेंस के ऊपर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रहा है ये चार्ट, भारत की सरकार ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है डिफेंस में। और आप देख सकते हो कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 2006 से। जो भारत की इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जब किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, तो जो उसका डिफेंस का बजट है ना वो भी बढ़ता है। इसी वजह से हम लोग ये कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी और ग्रो होगी और जब इकोनॉमी और ग्रो होगी तो जो डिफेंस का बजट है वो भी बढ़ेगा और जब डिफेंस का बजट बढ़ेगा तो और ज़्यादा बीईएल से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। तो इससे इस कंपनी को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो ये लोग इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक ये लोग सिस्टम्स बनाते हैं। फिर गन अपग्रेड वगैरह के भी सिस्टम है इनके पास। ये डिफेंस आइटम्स बनाने के अलावा ये लोग कुछ नॉन डिफेंस आइटम भी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां हम लोग जाते हैं हर 5 साल में एक बार वोट देने। तो ये कुछ नॉन डिफेंस आइटम भी बनाते हैं, लेकिन जो मेजर इनका फोकस है ना वो डिफेंस वाले आइटम्स पे ज़्यादा होता है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। सिर्फ आर्मी पे भी नहीं, ये लोग नेवी पे भी फोकस करते हैं और नेवी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इन्होंने डेवलप करके रखे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम लोग समझते हैं बीईएल के ग्रोथ ड्राइवर्स को। तो ये लोग मेरे ख्याल से अब नॉन डिफेंस एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने वाले हैं और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा ये लोग फोकस करने वाले हैं। और अभी जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो वॉर के चांसेस बन रहे हैं ना, इसकी वजह से भी इस कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। अभी अगर आप देखोगे ना बीईएल के रेवेन्यू को, तो 85% रेवेन्यूज डिफेंस से आता है और जो नॉन डिफेंस रेवेन्यू है ना वो 15.6% है। मतलब ईवीएम मशीन्स और बाकी सारे जो आइटम्स हैं
वहाँ से सिर्फ 15% रेवेन्यू आ रहा है। और BEL की प्लानिंग है कि ये नॉन डिफेंस वाले रेवेन्यू को भी बढ़ाया जाए और डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए अपने रेवेन्यू सोर्सेज में। और ये लोग एक्सपोर्ट करने पे भी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अब अभी तक तो 98% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है। एक्सपोर्ट्स आर नेग्लिजिबल, लेकिन आगे चल के ये लोग बाकी देशों में भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने अब अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसको ये लोग बाहर के मार्केट्स में बेच सकते हैं। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न है और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए BEL के स्टॉक में। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। और इनमें से पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान और चाइना हर समय भारत के साथ कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट में भिड़े रहते हैं और इसी वजह से इंडिया को अपने डिफेंस पे अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे वैसे जो इंडिया का डिफेंस बजट है ना वो भी बढ़ेगा, और जैसे ही डिफेंस बजट बढ़ेगा वैसे वैसे जो BEL के ऑर्डर साइज है ना वो भी बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी चाहिए BEL के रेवेन्यूज़ में इन द फ्यूचर। ये बात तो हो गई कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स की। अब हम लोग डालते हैं एक नज़र कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। तो इनकम स्टेटमेंट में आप एक चीज़ एकदम क्लियरली देख सकते हो कि जो कंपनीज के रेवेन्यू है ना वो 2018 से लगातार बढ़ रहे हैं। 2021 में कंपनी ने 14,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था और जो प्रॉफिट था वो 2,100 करोड़ के आसपास था। और ये प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इनका ऑर्डर साइज है, जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ रही है, राइट। इसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और ये आगे चल के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो कंट्रीज़ है ना वो लगातार अब अपने डिफेंस को अपग्रेड करती जा रही हैं। और इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है कि अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बढ़ाए ताकि आगे आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी वॉर वगैरह हैं, उनसे सही तरीके से निपट पाए इंडिया। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट है वो BEL पे डिपेंडेंट रहेगी आने वाले कुछ सालों पे, और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान दें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रमोटर्स हैं वो 51.14% होल्ड करते हैं। यहाँ पे प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। और इसके अलावा आप देख सकते हो FIIs की 16% होल्डिंग है, DIIs की 5% के आसपास होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 21% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बस 5% ही है। तो जो स्मार्ट मनी है, म्यूचुअल फंड, FIIs, TIIs, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेक लेके रखा है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है ना वो काफ़ी स्टेबल हैं, राइट। तो मुझे पर्सनली ये स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, क्योंकि ये ऐसा बताता है कि जो स्मार्ट मनी है ना उसने वैलिडेशन दे दिया है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम होल्डिंग है, ये चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करते, और जो FIIs, TIIs, म्यूचुअल फंड होते हैं ये लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक की एकदम से सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में और डिमांड बढ़ सकती है मार्केट में अगर कल के दिन ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। अब अगर हम लोग वैल्यूएशन पे ध्यान दें तो वैल्यूएशन पे मैं रिलेटिव वैल्यूएशन का यूज़ करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे। तो अभी दोस्तों जो इसका PE रेशो है, ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशो, वो है 21.91 का। वहीं पे आप दूसरी कंपनीज का PE रेशो देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। BHEL एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसका जो PE रेशो है वो नेगेटिव होगा। बाकी अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करोगे ना तो इसका PE रेशो बहुत कम है, आप देख सकते हो 21 का है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो वाइज भी दोस्तों ये कंपनी मुझे फेयरली वैल्यूड दिखती है। अगर आप कुछ ऑपरेशनल इंडिकेटर्स को देखें लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो 18.97% है, और आप बाकी की कंपनी से मिला लीजिए, बाकी की कंपनी से काफ़ी अच्छा है, एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है इस कंपनी को, ऐसा समझ में आता है इसको देख के। और डेट टू इक्विटी 0 का है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कर्जा 0 रुपीज़ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। 0 डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, 20 का PE रेशो इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, तो इन्वेस्टमेंट करना आई थिंक सेंसिबल है इस कंपनी में। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मैंने यहाँ पर BEL का चार्ट लगा लिया है और आपको चार्ट में सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो इस केस में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है ना वो बिल्कुल अप है, एकदम क्लियर अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हो कि जो 2022 का स्टार्टिंग था ना, वहाँ से स्टॉक ने कंसोलिडेट करना चालू किया। मैं ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ, मैं लाइन खींच के आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको।
तो ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, राइट। और ये वाली जो रेंज है ना, इसको तोड़ा अराउंड अप्रैल में, यहाँ अप्रैल में इस रेंज को तोड़ा इसने स्टॉक ने। और उसके बाद से आप देख सकते हो कि स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अब स्टॉक करेक्शन ले रहा है इसी लेवल पे। ये 225 रुपीज़ का लेवल है जहाँ पे स्टॉक अब करेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये 225 रुपीज़ का जो लेवल है वो पहले एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब ये लेवल टूट चुका है। तो अब ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, जैसा हमारा चेंज ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल कहता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर ये 225 रुपीज़ के आसपास आता है स्टॉक, तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो 10 to 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके, और आपके टारगेट्स कुछ 280 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस BEL का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।